मेरा नाम दिनेश है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरे पिताजी और मुझसे छोटी एक बहन है, जो 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। लेकिन मुझे पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता था। मेरे यार दोस्त जो थे ना, वो दूसरे तरीके के थे, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ते थे और उनके साथ मेरी दोस्ती होने के कारण मैं भी नहीं पढ़ना चाहता था। इसलिए हम जहाँ तक पढ़े हैं, वहाँ तक बहुत है। इसलिए हमारे पिताजी भी चाहते थे कि चल, तू अगर पढ़ना नहीं चाहता तो कोई काम धाम ही कर ले, क्योंकि घर का स्थिति इतना बढ़िया नहीं था जितना होना चाहिए था। हमारे पिताजी काम करते थे तो हमारे घर की रोटी पानी चलती थी, और उन्हीं के ऊपर हमारे परिवार, मैं भी और मेरी बहन और मेरी माँ भी निर्भर थी। समझ लीजिए कि उनका काम करने से ही हमारे घर की रोटी पानी चलती थी। अगर वो काम ना करते तो रोटी पानी बंद हो जाता। इतनी आमदनी उनकी कमाई में नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से वो काम करते थे। हमारे पिताजी एक दिन हमसे कहते हैं कि बेटा, तू पढ़ लिख तो रहा नहीं और कोई काम धाम भी नहीं करता, क्यों ना कहीं नौकरी कर लेता। अगर तू नौकरी कर लेगा तो थोड़ा सा सुधार आएगा, एक आदमी की कमाई बचेगी। अगर मैं घर चलाऊंगा तो तेरी कमाई बचेगी, और तू घर चलाएगा तो मेरी बचेगी। तेरी भी शादी करनी है और तेरे बहन की भी शादी करनी है। वो 12वीं क्लास में पढ़ रही है, तकरीबन 18-19 साल का उम्र उसका भी हो गया है, और 22-23 साल का तू भी हो गया है। अगर कमाएगा नहीं तो घर गृहस्थी कैसे चलाएगा। अब हम अपने पापा की बात सुनकर थोड़ा सा विचार करने लगे, लेकिन उसी समय तक जब हमारे पिताजी हमको समझा रहे थे, तो उस समय तक तो मैं वही सोच रहा था कि हमारे पिताजी सही कह रहे थे। लेकिन जब हमारे दोस्त हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं, और लफंगागिरी वाला काम जब शुरू होता है, पीना खाना घूमना फिरना, इधर उधर लड़कियों की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, उसमें मेरा मन बहक जाता है। फिर तो मुझे घर गृहस्थी की कोई बात याद नहीं रहती है कि घर कैसे चलाना है, शादी करना नहीं करना। मुझे किसी बात का टेंशन नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि मुझे किसी तरीके से खाना मिले, घूमने को मिले, खाने को मिले, और ऐसी सारी मतलब सुविधाएं मिले, कमाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी तरीके से मिले। और हमारे दोस्त भी ऐसे थे, वो भी यही सब सोचते थे। हमारे दोस्त जो थे, वो थोड़े अमीर थे। उनके घर में कोई कमी नहीं थी। उनके माँ-बाप पैसे वाले थे, उनको जेब खर्चे के लिए पैसे मिल जाते थे, लेकिन मुझे तो पैसे नहीं मिलते थे। हम अपने दोस्तों के ऊपर ही निर्भर थे, लेकिन हमारे दोस्त भी ऐसे थे कि हमारा खर्चा पानी चला देते थे। खाना-पीना उन्हीं लोगों के ऊपर था, क्योंकि उनको पता था कि मैं निठल्ला हूँ, काम-धाम करता नहीं हूँ और गरीब परिवार से हूँ, इसलिए हमारे दोस्त कुछ कहते नहीं थे। गाड़ी ऐसे ही चलती रहती थी, लेकिन एक दिन हमारे पिताजी का तबीयत खराब हो जाता था। वो बहुत बीमार पड़ गए थे, उनको बुखार हो गया था। अब 2-3 दिन तक काम पे नहीं जा पाए। काम पर नहीं जा पाने की वजह से घर का स्थिति डमाडोल हो गया। जो पैसे बचा के रखे थे, वो उनकी दवाई में खर्च हो गया। अब समझ लीजिए कि ना शाम का खाना मिला, ना सुबेरे का खाना मिला। खाना के बिना हम तीनों लोग तरस गए। पिताजी तो बीमार थे, वो तो खाते नहीं थे, लेकिन हमारी मम्मी, हमारी बहन, मैं, मुझे कहीं से खाना मिलने का उम्मीद नहीं था। ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि जिनका बेटा जवान है, इतना बड़ा हो गया है, उसके होते हुए अगर घर में किसी चीज़ की कमी है, तो ऐसे बेटे को होने और ना होने से हमारे परिवार को क्या सुखी है, क्या कैसे कैसे सोचते होंगे हमारे पिताजी मम्मी, कितना दुःख झेलते होंगे जब हमारे बारे में सोचते होंगे। यही सोचकर मेरा मन बदल गया और मैं काम करने के चक्कर में पड़ गया। फिर मैं अगले दिन अपने दोस्तों के पास गया और उनसे बोला, भाई मेरे लिए कहीं काम का व्यवस्था कर दो। तब हमारे दोस्त बोल रहे थे, कह रहे थे कि यार तू तो कोई काम जानता नहीं है और कहीं काम किया नहीं है, तू काम कर पाएगा?
अगर काम नहीं कर पाएगा, एक दिन जाएगा किसी के साथ और दूसरे दिन नहीं जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या? तेरा वो भी एक दिन नुकसान जाएगा, क्योंकि एक दिन का तो पैसा कोई देता नहीं है। तब मैं अपने दोस्तों से कहा, नहीं यार, मैं काम करना चाहता हूँ और काम करूँगा। तब उसमें से एक मेरा दोस्त था, वो कहता है कि हमारे पिताजी जहाँ काम करते हैं वहाँ एक गार्ड की नौकरी खाली है। अगर तू गार्ड की नौकरी करना चाहता है तो मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ। तब मैं बोला, यार मैं कोई भी काम कर लूँगा, और ऐसे भी गार्ड की नौकरी तो बढ़िया है, उसमें कोई काम करना नहीं होता है, बस देखभाल ही करना होता है और गेट पर रहना होता है, कौन आया कौन गया यही काम होता है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ ही। अब इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तू अपने पिताजी से बात कर और मुझे वो नौकरी दिलवा दे। तब वो अगले दिन मेरा दोस्त आता है और कहता है कि चल, पिताजी तुझे बुलाए हैं। मैं उसके पास उसके साथ उसके पिताजी के पास गया और वो मुझे लेकर अपनी फैक्ट्री में ले गए। वो फैक्ट्री थोड़ा-सा सुनसान एरिये में था। वहाँ के आगे-पीछे कोई फैक्ट्री नहीं था और ना ही कोई घर और कोई मकान था, क्योंकि हम लोग वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में दूर-दूर तक कोई घर और कोई गाँव नहीं रहता है, इसलिए उस फैक्ट्री के पास भी कोई ना मकान था, ना अगल-बगल कोई फैक्ट्री थी। 2-2 3-3 किलोमीटर तक बिल्कुल सन्नाटा था, जंगली एरिया जैसा था। वैसे तो हम लोग भी जंगली एरिया में ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों का गाँव जैसा है, जो 4-10 घर हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जहाँ पर वो फैक्ट्री थी वहाँ पर कोई नहीं था। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, कम से कम 300-400 मीटर की लंबाई चौड़ाई दिखाई दे रही थी। स्क्वायर फुट लगा लीजिए कि 300 फीट चौड़ा और 300-400 फीट लंबा, ऐसे ही था। फैक्ट्री बड़ी थी देखने में। अगर चारों तरफ का अगर मुआयना किया जाए तो कम से कम 20-22 मिनट चारों तरफ मुआयना करने में लग जाता था। और फिर चारों तरफ 4 गेट थे, उसमें 3 गेट पर तो गार्ड थे, लेकिन जो एक गेट था उस गेट का गार्ड भाग चुका था, जो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, वो भाग चुका था और वही नौकरी मुझे मिलनी थी। अब उस जगह पर मैं जाता हूँ और बात करता हूँ। अब उनके हिसाब से, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उनके हिसाब से तो अपना मेरा तनख्वाह बता दिए कि भाई तुमको इतने पैसे मिलेंगे और इतने घंटे की ड्यूटी है और तुम्हारी ड्यूटी नाइट से शुरू होगी, क्योंकि दिन वाला गार्ड तो हमारे पास है, लेकिन रात वाला गार्ड भाग चुका है। ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि मैं ये सोचा कि रात को ड्यूटी करना है और दिन को अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और 2-4 घंटा सो लेंगे, हमारी नींद की इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। यही सोचकर मैं उस नौकरी को हाँ कर दिया और तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, जितना उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे बताया था, वो तनख्वाह भी बढ़िया थी। अब अगले दिन मेरी ड्यूटी थी, उस दिन तो मैं देख के चला आया और अगले दिन मेरी ड्यूटी थी। मैं अपने घर जाकर अपने मम्मी-पापा से बताया, मम्मी-पापा मुझे नौकरी मिल गई है एक गार्ड की, लेकिन दिक्कत ये है कि नाइट ड्यूटी है। तो हमारे पिताजी बोलते हैं कि तू नाइट में काम कर पाएगा? तो मैं तो पहले ही खुश था, क्योंकि मुझे पता था अगर नाइट में काम करूँगा तो दिन में अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने को मिलेगा। तब मैं बोल दिया, हाँ मैं नाइट में ड्यूटी कर लूँगा। और नाइट में कितना ही करना है, 1 हफ्ते का नाइट था, 1 हफ्ते के बाद दिन हो जाता, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। कम से कम 1 हफ्ते तक तो मुझे अपने दोस्तों के साथ दिन में घूमने को मिलता। अगर दिन में ड्यूटी करूँगा तो रात को थोड़ी ना अपने दोस्तों के साथ घूमने को जाऊँगा। यही सोचकर मैं वो नौकरी को हाँ कर दिया था। अब अगले दिन मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तकरीबन मैं 8 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुँचता हूँ। मुझे पहुँचते ही जो दिन का जो गार्ड था, वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। कहता है कि दोस्त तुम आ गए, नहीं तो सर बोले थे कि आज तुम नाइट में रुक जाना। अब तुम्हारे आने की वजह से कम मैं आज की रात तो सुकून का नींद सो पाऊँगा। अच्छा ऐसा करो, ये तुम्हारी ड्यूटी शुरू होती है, ये लो रजिस्टर, और ऐसे-ऐसे मतलब वो जितना भी काम था मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे समझा दिया और उसके समझाने के अनुसार
मैं अपने ड्यूटी पर वहीं लग गया। वहाँ पर गेट के बाहर ही एक छोटा-सा कमरा बना हुआ था और उसमें एक छोटा-सा झरोखा था जिससे हम बाहर देख सकते थे और उस कमरे में पंखा-वंखा का सारा व्यवस्था था। मैं कुर्सी लगाकर वहाँ बैठ गया और बाहर देखने लगा। ऐसे करते-करते मुझे कई बार तो झपकी भी आ जाती थी क्योंकि रात को जागने की मुझे आदत तो थी नहीं, क्योंकि मैं कितना भी घूमता-फिरता था तो 8 बजे अपने घर आ जाता था और खा पी कर सो जाता था। अब कई बार झपकी लेने में मुझे एक बार नींद आ जाती है और जब नींद आ जाती है तो मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ। तब तक मुझे महसूस होता है कि कोई औरत मुझे आवाज़ लगा रही है, दिनेश दिनेश मुझे बचाओ, मेरे पीछे चोर लगे हैं और लगता है कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। दिनेश जल्दी उठो, तुम नींद में हो, मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ मुझे। जब मैं अपना आँख खोला तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक 30-32 साल की औरत खड़ी है, जो बेहद खूबसूरत है। देखने में चाँद जैसी नज़र आ रही थी। उसके ओठ गुलाब के पंखुड़ियों के जैसे थे। जब नज़र उसकी आँखों में गया तो मैं उसकी आँखों की गहराई में डूबता ही चला गया और वो क्या कह रही थी, क्या बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब वो औरत मुझे हाथ से पकड़ के झकझोरते हुए बोली, दिनेश सुनो, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है। तब मैं होश में आता हूँ और उसके छूने के एहसास करता हूँ कि जैसे लगा कि मुझे कोई हजार बिजली का करंट लगा हो। मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पूरे शरीर में अजीब तरह की गुदगुदी होना शुरू हो गया। जैसे लग रहा था कि खूबसूरत दुनिया में चला गया हूँ। अब वो औरत मुझे झकझोरते हुए कहती है कि तुम किस दुनिया में चले गए हो? मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी है और तुम रोमांटिक मूड में चले जा रहे हो। तब मैं उससे पूछता हूँ, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई इतनी रात को? तब वो कहती है कि मेरे पीछे चोर लगे हुए हैं। मेरे घर में चोरी करने के इरादे से घुसे थे, लेकिन मुझे अकेला देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। जैसे-तैसे मैं उनसे अपनी जान बचा के भागी हूँ और भागते-भागते यहाँ आ गई हूँ। अगर तुम मेरी जान नहीं बचा सकते, मेरी इज़्ज़त नहीं बचा सकते, तो तुम्हें होने का ना होने का क्या फ़ायदा? ऐसा करो, जल्दी मुझे बचाओ। मैं उधर देखने लगा लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। तब मैं उस औरत से पूछता हूँ कि तुम यहाँ तो अकेली आई हो, कोई चोर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तब वो औरत कहती है कि मैं उनसे छिपती-छिपाती आ रही हूँ। अगर वो यहाँ किसी तरीके से पहुँच जाते हैं, तो तुम उनको मना कर देना, कह देना कि यहाँ कोई नहीं आया है और मुझे अपने इस कमरे में जो बना है, इसी में छुपा लो। मैं उसे उस कोने एक छोटे से कोने में जगह बता देता हूँ कि वहाँ तुम बैठ जाओ और अगर कोई आएगा मुझसे पूछेगा तो मैं उसको कह दूँगा कि यहाँ कोई नहीं आया है। अब मैं इंतज़ार करने लगता हूँ उसको कोने में बैठा के कि कोई आए मुझसे पूछे, लेकिन कोई पूछने के लिए नहीं आता है। तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा टाइम बीत जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि लगता है जो चोर चोरी करने आए थे, वो अपना चोरी करके चले गए हैं। अब ये लड़की उनको नहीं मिली है तो इसलिए इसको ढूँढना सोच रहे हैं कि ढूँढने से कोई फ़ायदा नहीं, जंगली एरिया है, कहीं छिप गई होगी जंगल झाड़ियों में। इसलिए मैं उससे कहता हूँ कि ऐसा करो, तुम अब अपने घर जाओ और वो चोर चले गए होंगे। तब वो औरत कहती है कि नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, क्या पता मेरे घर में ही वो छुप के बैठे हों। अगर वो छुप के बैठे होंगे तो मैं वहाँ पर जाऊँगी तो फँस जाऊँगी, पता नहीं वो मेरे साथ क्या-क्या करेंगे। मैं आज रात यहीं पर रहूँगी और तुम्हारे साथ रहूँगी। तब मैं उस औरत को कहता हूँ कि ऐसा है, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ-बाप नहीं थे, तो तुम अपने माँ-बाप के साथ क्यों नहीं चली गई? अगर वो कहीं गए होंगे तो तुमको साथ लेके क्यों नहीं गए? तब वो कहती है कि हमारे माँ-बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। दिन में कई लोग हमारे घर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये किस चीज़ के लिए चक्कर लगा रहे हैं। मैं सोचती थी कि लगता है वैसे ही कोई राहगीर होंगे और रास्ता भूल गए होंगे और चक्कर लगा रहे होंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरे घर का मुआयना कर रहे थे।
कि इस घर में कौन है, कौन नहीं है और किस हिसाब से चोरी करना है। तब मैं उसको कहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब तो जो होना था हो गया, अब तुम्हारे घर का तो सारा सामान चोरी हो गया होगा। तो लड़की कहती है, जो औरत थी, कह रही थी कि क्या मेरे घर में सामान है, वही खाने पीने का सामान था और सोने के लिए बिस्तर था, ये चीज़ तो कोई ले जा नहीं सकता और इतना धन दौलत तो हमारे घर में है नहीं कि वो सब चोरी करके ले जाएंगे। वो ज़रूर ही मेरे ऊपर मोहित हो गए होंगे या मेरी इज्जत के चक्कर में पड़े होंगे। इसी मंसूबे से हमारे घर घर के पास आए थे, लेकिन शुक्र है कि मैं वहाँ से किसी तरीके से भाग निकली, नहीं तो न जाने मेरे साथ क्या होता। अब उसकी बात सुनकर मैं उसको दिलासा देने लगा, चलो कोई बात नहीं, मैं रात भर यहाँ ड्यूटी तो करता ही हूँ, तुम मेरे साथ यहीं पर बैठी रहो या सो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना ड्यूटी करता रहूँगा और जब तक जागती रहोगी तब तक तुमसे बात भी करेंगे, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। लेकिन बातों बातों में उसने ऐसा मुझे फंसा लिया ऐसा मुझे फंसा लिया कि मुझे खुद नहीं होश था कि मैं उसके साथ क्या-क्या बातें कर रहा था। मैं तो उससे प्यार भरी बातें कर रहा था कि तुम किसी से के साथ रिलेशन में हो या नहीं हो या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है। ऐसी-ऐसी वो भी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है। तो मैं उसको अपना सारा कहानी बता दिया कि मैं ऐसे-ऐसे हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे पीता खाता हूँ। मेरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो भी कह रही थी कि मैं भी किसी के साथ सेट नहीं हूँ, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं अपनी इज़्ज़त को बचा के रखी हूँ। ऐसे करते-करते कब सवेरे का 4 बज गया पता नहीं चला। अब जब 4 बज गया तो वो कहती है कि अब सवेरा हो गया है, अब मुझे अपने घर को जाना चाहिए। अब अब मैं चलती हूँ और ये कहकर वो अपने घर की तरफ चल दी। मैं देखता का देखता ही रह गया, कोई जवाब ही नहीं दे पाया उसको कि जाओ ना जाओ, मतलब कोई भी रिएक्शन मेरी तरफ से नहीं हुआ। जब वो चली गई तब मेरा ध्यान टूटा कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी, उसके मोह जाल में मैं कैसे फँस गया। सब कुछ यही सोचता रहा, तब तक सवेरा हो चुका था और मेरे छुट्टी का टाइम भी हो चुका था। मैं चला गया। अब अगला दिन आया, अगला दिन मैं ड्यूटी पे आता हूँ और ड्यूटी शुरू करने के बाद अपने फैक्ट्री का जितना काम था मैं वो निगरानी करने के बाद कुर्सी पर बैठ के झपकियाँ ले रहा था। कभी सो रहा था, कभी जाग रहा था। तब तक वो लड़की मेरे पास आ जाती है, वो औरत, और कहती है कि तुम सो रहे हो, अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ, तब वो कहती है कि अपना ड्यूटी बाबू ध्यान से किया करो, क्योंकि तुम इसी चीज़ का पैसा लेते हो। तो मैं अचानक उसको देखकर कहता हूँ कि तुम यहाँ फिर कैसे? आज कौन-सी तुम्हारे घर में चोरी हो गई है? तब वो कह रही थी कि जब से तुमसे मिली हूँ, तब से तो मेरा रातों का नींद और दिन का चैन ही खो गया है। तुम इतनी प्यारी-प्यारी बातें करते हो, इतनी बढ़िया बातें करते हो कि मैं रह नहीं पाई। मैं सारा दिन तुम्हारी बातों में ही खोई रही और तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। तो मैं उससे बोलता हूँ कि जो हाल तुम्हारा था, वही हाल मेरा भी था। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तब वो औरत कहती है कि तो फिर क्या किया जाए? तो मैं बोलता हूँ क्या किया जाए? तुम एक रात का मुलाकात था, बात आई गई हो गई, तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहूँगा। तुम भी तो औरत हो सकता है तुम्हारे बच्चे हों, तुम्हारे घर वाला हो। तब वो कहती है कि ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा घर वाला है। भले ही मैं 30-32 साल की नज़र आती हूँ, लेकिन अब तक मैं कुँवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे माँ-बाप नहीं हैं, तो शादी कौन करेगा? इसलिए अब तक मैं कुँवारी हूँ और किसी से दोस्ती भी नहीं करती हूँ। तुम पहले इंसान हो जो हम तुम पर मोहित हुए हैं। अब उसकी मीठी-मीठी बातों में मैं आ गया और जैसा-जैसा वो कह रही थी, वैसे-वैसे मैं भी जवाब दे रहा था। अब हम दोनों के बीच में कब नज़दीकियाँ बढ़ गई, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे ही अब रोज़ का काम हो गया, लेकिन वो औरत कह रही थी कि ऐसे कैसे काम चलेगा?
हम लोग यहाँ आते हैं हम यहाँ आते हैं, तुम ड्यूटी करते हो, मज़ा नहीं आता। ऐसा करो तुम हमारे घर पर आ जाया करो। तब मैं कहता हूँ कि मैं अपना ड्यूटी छोड़कर तुम्हारे घर नहीं आ सकता। ऐसा है, चलो हम तुम्हारा घर देख लेते हैं। जब घर देख लेंगे तो हम तुम्हारे घर ज़रूर आएँगे। तब वो औरत कहती है कि नहीं, हम ऐसे किसी को अपना घर नहीं दिखा सकते। तब मैं कहता हूँ कि किसी को क्या, हम दोनों जब प्यार करते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, तो क्यों नहीं तुम अपना घर दिखा सकती हो। तब वो औरत कहती है कि ऐसा करो, तुम्हारा ड्यूटी तो आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन है, हफ्ते का 6 ही दिन होता है, 7वां दिन तो संडे में गिनती आ जाता है। तो सोमवार से तुम्हारा दिन का ड्यूटी शुरू हो जाएगा। तो आज ड्यूटी करो, कल ड्यूटी करो। सोमवार के दिन जब तुम दिन में ड्यूटी करना, तो ड्यूटी जब तुम्हारी खत्म हो जाए तो तुम हमारे घर की तरफ आ जाना। उसने रास्ता समझा दिया मुझे, ऐसे ऐसे जाना है और वहाँ पर मैं मिल जाऊंगी और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं वैसे ही करता था। किसी तरीके से 2 दिन का टाइम बीत गया। अगला दिन आ गया जब मेरा दिन ड्यूटी हो गया। मैं दिन में ड्यूटी करने लग गया। जब मैं दिन में ड्यूटी करने लग गया तो मैं यही इंतज़ार करता रहा कि कब रात होगी, कब रात होगी, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाए। जब मेरी ड्यूटी ख़त्म होता है तो मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चल देता हूँ। जाते-जाते तकरीबन 1 घंटा लग जाता है लेकिन कोई नहीं मिलता है। तकरीबन समझ लो कि 8 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू होती थी। 8 बजे नाइट गार्ड आया। उसको समझाने में 10-15 मिनट लग गया और 1 घंटा ऐसे 9:15 या 9:30 का टाइम हो गया था। मैं ढूँढता-ढूँढता जब उसका घर नहीं दिखाई दिया तो मैं अपने घर की तरफ मुड़ा। तब वो एक पेड़ के पीछे से हँसती हुई नज़र आ रही थी। इतनी प्यारी हँसी थी, उसकी आवाज़ तो जैसे कोयल की जैसी थी। तब मैं उधर मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो भी सफ़ेद कपड़े पहने हुए और चमकदार, जैसे लग रही थी कि वो कोई परी हो। इतनी सुंदर थी कि लग रही थी, अपने आप को इतना सज-संवर कर दिखा रही थी मुझे कि उसकी सुंदरता का मैं कैसे बखान करूँ। मैं तो उसे देखकर देखता ही रह गया। वो लग ही नहीं रही थी कि 32-33 साल या 30 साल की उम्र की है। वो तो जैसे लग रही थी कि 20-21 साल की कोई युवती है। मैं उसे देखकर मदहोश ही हुआ जा रहा था। अब वो हमारे पास आती है और मेरा हाथ पकड़कर चलने लगती है। मैं उसके साथ मदहोशी में चलता ही जा रहा था। मुझे पता नहीं चला कि वो क्या बोल रही है, क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। जब वो अपने घर पे पहुँचती है और दरवाज़ा खोलती है और घर के अंदर ले जाकर मुझे अपने बेड पर बैठा देती है। मैं वहाँ बैठता हूँ। तब वो पूछती है, पानी पियोगी कि कुछ खाओगे? मैं बोला कि दोपहर का तो खाया हुआ हूँ, अब शाम तो हो गई है, भूख लग रही है, लेकिन तुम क्या खिला सकती है? फिर क्या खिला सकती हो? तब वो कहती है कि जो तुम चाहो वही खिला सकती हूँ। तब मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम बनाई हो वही खिला दो। तो वो मेरे लिए खाना लेके आती है और साथ में पानी भी। जब उसके साथ हम दोनों बैठ के खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। खाने के बाद अब मुझे नींद आने लगती है। मैं उससे कहता हूँ कि खाने में इतना स्वाद था कि मुझे तो नींद आ रही है। मैं तो इतना खा लिया हूँ कि मुझे अब सोने का मन करता है। तब वो कह रही थी कि नहीं बाबू, हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? प्यार करने के लिए आए हैं, तुम सोना मत। तब मैं कहता हूँ कि मुझे थोड़ी देर सो लेने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग प्यार करेंगे, क्योंकि मुझे थकान सी भी दिन में ड्यूटी करने की वजह से महसूस हो रहा था और जब खाना खाया तो नींद आने लगी। तो इसलिए वो कहती है कि नहीं, सोना नहीं है, लेकिन मैं नींद में के आगोश में चला जाता हूँ। और जब थोड़ी देर के बाद क्या कि समझ लो कि मुझे पता नहीं है कि मैं 1 घंटा सोया या कितनी देर सोया। उतने में जब मेरा नींद खुलता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और वो भी मेरे बगल में बिल्कुल नंगी लेटी हुई है और मध्यम-मध्यम लालटेन की लाइट जल रही है और मैं अपने आप को नंगा देखकर हड़बड़ा जाता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि ये तुमने क्या किया? तब वो कहती है कि जब बाबू
तुमसे प्यार करने के लिए मैं अपने घर में तुम्हें बुलाई थी और तुम नींद लेने लग गए और मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं अपना काम कर ली हूँ। अगर तुमको करना है तो तुम भी शुरू हो जाओ। फिर मुझे तो सोने में तो मज़ा आया नहीं था, इसलिए मैं फिर दोबारा उसके साथ प्यार करने लगा। उसको अपने आगोश में भर लिया और उससे लिपटा-चिपटी करने लगा। ऐसे करते-करते तकरीबन 4-5 बजे का टाइम हो गया। अब वो कहती है कि बाबू ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जो हमारे अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं, वो कहेंगे कि ये औरत अपने घर में किसी जवान मर्द को बैठा रखी है, लेके आई है, मेरी इज्जत खराब होगी। अब अभी अंधेरा है, तुम निकल जाओ, नहीं तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मैं उससे उसको छोड़कर तो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा मन अभी तक नहीं भरा था, क्योंकि मेरा किसी औरत के साथ पहली बार ये प्यार वाला खेल हुआ था, इसलिए मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, छोड़ना पड़ रहा था। मैं उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता हूँ। जाने के बाद सारा दिन मैं उसी के बारे में सोचता रहा। डिप्टी तो मैं गया था, लेकिन डिप्टी में मन नहीं लगा था। मैं उसी के बारे में सोच रहा था और जब सवेरे 4 बजे मैं घर पहुंचा था, तो मेरे घर वाले भी पूछ रहे थे कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे? लेकिन मैं कोई न कोई बहाना लगाकर कह दिया कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तब हमारे घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर कहीं अपने लड़के को कुछ बोल देता हूँ, तो कहीं ड्यूटी करना बंद हो जाएगा, ये काम पे नहीं जाएगा। पहले से आवारागर्दी करता था, इसलिए हमारे घर वाले कुछ कहते नहीं हैं। मैं आराम से अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ, अपना ड्यूटी करता हूँ, शाम हो जाती है। शाम को जब फिर मैं उसके घर जाता हूँ, तो रोज का यही हाल हो गया था। मैं उसके साथ तकरीबन 4 बजे तक सुबह तक रहता था और वो मुझे अपने साथ प्यार का खेल खिलाती थी, मैं भी खेलता था, उसको भी खिलाता था। ऐसे करते-करते तकरीबन 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन बीतने के बाद मैं अचानक ड्यूटी पर बेहोश होकर गिर जाता हूँ और वहाँ के जो कर्मचारी थे, वो मेरे पास दौड़े-दौड़े आते हैं और कहते हैं कि इसको क्या हो गया और ये अचानक क्यों चक्कर खाकर बेहोश हो गया, नीचे गिर गया है। मुझे आनन-फानन में डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर जब देखते हैं तो कहते हैं तो इसके अंदर तो खून ही नहीं है, सिर्फ नाम का खून है, जिसकी वजह से ये जिंदा है। इतना कम खून इसका जवानी में कैसे हो कम हो गया? जवान लोगों का तो खून कम होना ही नहीं चाहिए, इसका खून कैसे कम हो गया? अब डॉक्टर भी मुझे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसको रेस्ट दो और इसका देखभाल करो और इसको ड्यूटी करने मत दो, क्योंकि ड्यूटी करेगा तो इसका सेहत सही नहीं रहेगा, इसके शरीर में खून नहीं बनेगा। अब मैं घर पर रहने लगा, लेकिन जब रात होती थी, तब मुझे उसी लड़की की यादें आने लगती थी। मुझे पता नहीं चलता था कि कब मैं उसके घर पहुँच जाता था, मुझे होश ही नहीं रहता था। अब सारी रात उसके साथ बिताने के बाद मैं सवेरे 4 बजे अपने घर आ जाता था, लेकिन दिन प दिन मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रहा था। मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे। दिन को तो मैं चल भी नहीं सकता था, लेकिन रात को पता नहीं कैसे मैं उसके पास चला जाता था। मुझे लगता था कि रात को इतनी ताकत आ जाती थी कि पूरी रात उससे प्यार करता था, लेकिन दिन को मुझे चला नहीं जाता था। इस बात से मैं हैरान हो गया। मैं फिर अपने दिन में अपने पिताजी से सारी बात बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे हो रहा है और मैं जब ड्यूटी पे रहता हूँ, ड्यूटी करने गया था तो मुझे ऐसे एक औरत मिली थी और मुझे उससे प्यार हो गया और रात को मैं उसी के साथ रहता हूँ। ये बात सुनकर हमारे पिताजी हैरान हो गए और कहने लगे कि लगता है तू किसी चुड़ैल-वुड़ैल के चक्कर में पड़ गया है, इसीलिए तू इतना कमज़ोर होता जा रहा है। फिर वो अपने किसी दोस्त से बात करते हैं और उनका दोस्त एक बाबा के पास जाता है मुझे लेकर और जब बाबा मुझे अपने साथ बैठाकर सारी बात पूछता है, तो मैं सारी बात उसको बता देता हूँ। लेकिन मेरे शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कह रहा है कि तू कुछ ना बता, तू बोल ही मत। लेकिन मैं बहुत ज़बरदस्ती करके मैं किसी तरीके से उस बाबा को सारी बात बता देता हूँ
और वो बाबा कहता है कि बेटा, मैं जब तुझे देखा तभी सारा चीज़ मुझे पता लग गया, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तू बताता है कि नहीं बताता है। चल ठीक है, समय रहते मेरे पास आ गया। अगर तकरीबन 2 दिन और लेट किया होता तो तू बच नहीं पाता। अब फिर उस तांत्रिक चाहे बाबा ने मेरे साथ झाड़-फूँक किया। झाड़-फूँक तकरीबन 1 हफ्ते तक चलता रहा। तब जाके मेरे शरीर में कुछ सुधार हुआ और फिर एक ताबीज़ बनाकर मुझे दे दिए और कहने लगे कि 1 साल तक इस ताबीज़ को अपने गले से उतारना नहीं, नहीं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। तुझे तेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं 1 साल तक उस ताबीज़ को नहीं उतारता हूँ और उस फैक्ट्री से गार्ड का नौकरी भी छोड़ देता हूँ और दूसरे जगह नौकरी करने चला जाता हूँ और उस जगह पर नौकरी भी बढ़िया थी और तनख्वाह भी बढ़िया था, पैसे भी सही मिल रहे थे। अब करते-करते 2 साल का दिन बीत गया, दोबारा मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। अब हमारे पिताजी भी ठीक हैं, वो भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ। घर की गाड़ी बड़े आराम से चल रही है। अब हमारी शादी तय हो चुकी है और अगले साल हमारी बहन की भी शादी हो जाएगी। हम अपने परिवार में बड़ी सुखी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।